Hello, sorry for the interruption. I'm audible? Hello. Okay. So, DUB. DUB is a abnormal uterine bleeding without any clinically detected organic, systemic, and pathological cause. So, it could be due to emotional stress, anxiety, worries in coordination of HPO axis. So, mainly in adolescence, post delivery, post abortion, and in premenopause. Bleeding may associated with or without ovulation. So cycle may be ovulatory or anovulatory. It could be there ovulatory bleeding or anovulatory bleeding. So ovulatory bleeding mainly leads, we can see in the adolescence, post delivery, post abortion and premenopause, where there is a shortening of the follicular phase. So पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए. लेट मी क्लियर दैट थिंग. This is uterus, this is fallopian tube, and this is ovary. Okay. Now what happens when there is a hormone secretion from the hypothalamus and from the ovary on day 2 of the cycle? Here in ovary follicles are start forming, and amongst that one become the dominant follicle. तो जो फॉलिकल इनएक्टिव से एक्टिव होके बड़ा बनेगा, जो प्रेगनेंसी देने वाला हो, ऐसे फॉलिकल जो बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज. फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है. और उसी टाइम पे एंडोमेट्रियम बनती है हियर. तो जो ये एंडोमेट्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एस्ट्रोजन की वजह से बनती है उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज. तो इतना पहले तो आपको आना चाहिए. बिफोर ओव्यूलेशन यूट्रस का जो फेज है उसे बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और ओवरी में बिफोर द ओव्यूलेशन के फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज. अभी ओव्यूलेशन यानी ये अंडा यहां से छूट गया, डोमिनेंट था, रप्चर हुआ, टेकन अप बाय द फिम्ब्रिया, यहां से फिम्ब्रिया ने कैच कर लिया और फिर यहां पे आता है. फिर जो ओवरी में चेंजेस होते हैं तो ओव्यूलेशन के बाद के फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज, बिकॉज जो फॉलिकल रप्चर हुआ फिर यहां पे कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बनेगी. सो उसकी वजह से इस फेज को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल फेज. और ओवरी में ये एंडोमेट्रियम या तो प्रेगनेंसी लाएगी या फिर सिक्रेट करने की तैयारी करेगी. सो देन इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज. सो पहले तो ये फेज क्लियर कर लो. बिफोर ओव्यूलेशन यूट्रस के फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और ओवरी के फेज को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, जो एक बनने की प्रोसेस है उसे. वंस द ओव्यूलेशन हैपन्ड, तो ओवरी का जो फॉलिकल है उस साइकिल को बोलेंगे हम ल्यूटियल फेज, एंड यूट्राइन साइकिल के फेज को बोलेंगे सिक्रेटरी फेज. तो यहां पे ये समझाने का क्या इंपॉर्टेंस था, बिकॉज वेन एवर देर इज अ ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग like in adolescence, post delivery, so what happens, there is a imbalance in HPO axis, so is called the shortening of the follicular cycle. जो follicular phase होता है वो short हो जाता है. so that leads to DUB. then functional menorrhagia due to hormonal imbalance on 5th or 6th day of the menses. सपोज कई बार लाइक इन अ प्री मेनोपोज स्टेट, तो हमने सीखा कि पक्का होता है कि पहले प्रोलिफरेटिव होता है बाद में सिक्रेटरी होता है यूट्रस में. पर कई बार जब हम डे 5 डे 6 पे डीएनसी करते हैं
तो आइडियली प्रोलिफरेटिव होना चाहिए, बट पीछे की साइकिल के सेल है वो वहां पे रहते हैं, तो हमें मिक्स्ड पिक्चर ऑफ प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी मिलता है. सो दैट ऑल्सो लीड्स टू फंक्शनल मेनोरेजिया. Anovulatory bleeding. Here there is the absence of progesterone. मीन्स व्हाट हैपन्स, नॉर्मली उसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी आनी चाहिए. तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक्चुअली वो लेक्चर है ना मेंस्ट्रुअल जो हार्मोन्स का, वो इनफर्टिलिटी का लेक्चर है, बट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो उसका मैं एक रिकॉर्डिंग आपको आज भेजूंगी. तो मैं ऐसा रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग उसको एक बार सुन लीजिए कि हॉर्मोन्स में कैसे चेंजेस होते हैं बॉडी में. तो मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी है ना, वो एक बार वो लेक्चर एक बार सुन लीजिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. तो उसका एक लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर है मेरा, इनफर्टिलिटी के कोर्स का है, मैं आपको आज भेजती हूँ, तो वो आप एक बार सब लोग पढ़ लेना. तो एनोव्यूलेटरी मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन. नॉर्मली व्हाट हैपन्स, मैंने शॉर्ट में बताया कि डे 2 ऑफ द साइकिल क्या होगा, FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा, माइल्ड फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन ओवरी में से सिक्रेट होना स्टार्ट होगा. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, LH एंड ऑल दिस हार्मोन फॉलिकल्स ग्रो करेगा, फॉलिकल्स रप्चर होगा, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन. जो फॉलिकल रप्चर हुआ वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा. अभी किसी कारण ओव्यूलेशन ही नहीं होता है तो ओवरी प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं करेगी. उसका ईस्ट्रोजन फंक्शन शुरू है बट प्रोजेस्टेरोन ओनली सिक्रेट आफ्टर ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन. बट ईस्ट्रोजन की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज तो बन चुका है. सो ईस्ट्रोजन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बट एक लेवल पे वो खत्म हो गया. तो जैसे उसका लेवल बढ़ना खत्म हुआ, इट लीड्स टू विथड्रॉवल ऑफ ईस्ट्रोजन. सो एंडोमेट्रियल शेडिंग एंड ब्लीडिंग कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम. इट इज मेनली सीन इन पोस्ट इन अ मेनोपोजल एज ग्रुप, प्री मेनोपोजल एज ग्रुप में मिलता है एंड एडोलेसेंट गर्ल्स में. प्रोजेस्टेरोन होता नहीं है, ईस्ट्रोजन बढ़ता रहता है, तो क्या होता है, साइकिल 3-3 महीने पे आती है, वहां पे एनोव्यूलेशन होता है, और इस एनोव्यूलेशन की वजह से साइकिल 3-3 मंथ्स पे आती है बहुत लंबे समय पे, ड्यू टू ईस्ट्रोजन ब्लीडिंग. हमारी जो नॉर्मल साइकिल होती है दे आर प्रोजेस्टेरोन ब्लीडिंग, प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग. नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल में तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन की वजह से सिक्रेटरी फेज बनेगा एंडोमेट्रियम में, और क्या तो वो प्रेगनेंसी होगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन डाउन आएगा, और प्रोजेस्टेरोन का उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग. बट दोस आर एनोव्यूलेटरी साइकिल, उसमें एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, एंडोमेट्रियम जो बनती है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन. तो जब तक ईस्ट्रोजन बढ़ता है तब तक एंडोमेट्रियम बढ़ती है, तब तक एमेनोरिया रहता है, पर एट अ सर्टेन पॉइंट देयर इज अ सडन ड्रॉप इन ईस्ट्रोजन, सो देन इट लीड्स टू द ब्लीडिंग. सो उसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन विड्रॉल ब्लीडिंग. तो जो ईस्ट्रोजन विड्रॉल ब्लीडिंग होता है वो एनोव्यूलेटरी साइकिल में होता है और बहुत लंबे समय पे आता है, पर जब आता है तब वेरी हैवी ब्लीडिंग के साथ आता है, बिकॉज एंडोमेट्रियम इतनी बन चुकी होती है कि एकदम it leads to excessive bleeding per vaginum. So this type of the picture, anovulatory bleeding mainly seen in premenopausal women. जो ovulatory है वो हमें adolescence, post abortion, post delivery में मिलेगा, और जो anovulatory है वो मेनली हमें प्रीमेनोपोज में देखने को मिलेगा. तो अगर आप ऐसे पेशेंट की DNC कराते हो तो उसमें आपको कैसा पिक्चर मिलेगा, सिस्टिक ग्लैंड्यूलर हाइपरप्लेजिया, मीन्स
जो सिक्रेट जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो लंबा चलता गया चलता गया चलता गया, ग्लैंड बनती गई, सो इट लीड्स टू द सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया। और एग्जामिनेशन में यूट्रस इज बल्कि 8 to 10 वीक साइज, मीन्स यूट्रस की नॉर्मल पहले तो साइज मैंने एनाटॉमी में सिखाया था 7/6/5/4। 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी। हेलो, હા ના, મારે લેક્ચર ચાલુ છે, હું તમને કરું. હા હા, અત્યારે હમણાં 15-20 મિનિટમાં પતી જશે. हेलो हेलो, ओके ओके ओके। तो यूट्रस का नॉर्मल साइज होता है 6/5/4, ऐसे नॉर्मल रफली याद रखने के लिए मैं ऐसा रखती हूँ। बल्कि यानी क्या कि ड्यू टू ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया कई बार मल्टीपल डिलीवरीज हुई होती है, सिस्टिक ग्लैंडुलर चेंजेस प्री मेनोपोजल में होते हैं, तो यूट्रस नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है। 8 to 10 वीक्स मीन्स जब प्रेगनेंसी के साइज का 8 to 10 वीक होता है, ऐसा यूट्रस हमें मेनोपोजल प्री मेनोपोजल स्टेट में देखने को मिलता है। So we see uterus bulky 8 to 10 week size equivalent to pregnant uterus of 8 to 10 weeks। तो इतना यूट्रस बढ़ जाता है। जब मेनोरेजिया होता है तो यूजुअली हम कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? सीबीसी, बीटी, सीटी, पीटी एंड सो होल ब्लड एंड कोएगुलेशन प्रोफाइल। पहले तो हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए, इन्फेक्शन बॉडी में है कि नहीं वो हम देखेंगे। अगर पीआईडी है, पेल्विक एंडोमेट्राइटिस है, तो डब्ल्यूबीसी काउंट हाई होगा। एचबी कितना है तो हमें पता चले कि कितना एनीमिक पेशेंट है। पूरी कोएगुलेशन प्रोफाइल बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्लेटलेट कितना है, कोई कोएगुलेशन लेवल पे प्रॉब्लम है कि नहीं, थायराइड एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, यूएसजी करानी पड़ेगी टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी। सर्टेन केसेस ऑफ पोलिप होता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है जिसमें कॉज नहीं फाइंड आउट होता है, तो एसओएस हिस्ट्रोस्कोपी भी करनी पड़ती है। और सर्टेन डीएनसी, डीएनसी मीन्स डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज फॉर डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक यूज। डायग्नोस यानी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको कोई कार्सिनोमा है कि नहीं। प्री मेनोपोजल में डीएनसी वेरी मस्ट, अगर पेशेंट को एक्सेसिव मेनोरेजिया रहता है तो डीएनसी ऑलवेज करा देने की, तो पता चले कि कोई कैंसरस स्टेज है कि नहीं। और सर्टेन केस में थेराप्यूटिक रोल भी है कि वो बेजल लेयर को क्यूरेट करता है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल इन द ब्लीडिंग। सो हियर कंप्लीट्स द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। नाउ मूव टू द मैनेजमेंट। पर उसके पहले किसी को डाउट हो, किसी को पूछना हो, तो पहले आई थिंक यू शुड क्लियर, बिकॉज एवरी बैच में मैं इन्वेस्टिगेशन तक लेती हूँ, फिर मैनेजमेंट वी विल लर्न टुमारो। सो अब तक का जो भी है वो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि एवरीबडी अंडरस्टूड। पहले तो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, मैंने क्या क्या सिखाया। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पोलीमेनोरिया, सॉरी मेनोरेजिया, पोलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड मैनोमेट्रोरेजिया, ये 4 पता होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डीयूबी? व्हाट आर द कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ ब्लीडिंग? PID, fibroid uterus, adenomyosis are the commonest causes। ओव्यूलेटरी एंड एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग का आना चाहिए कि ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग एडोलेसेंस, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट अबॉर्शन केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है कि वहां पे फॉलिकुलर फेज शॉर्ट हो जाता है। और सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया प्री मेनोपोजल में देखने को मिलता है, जहां पे प्रोजेस्टेरॉन नहीं होने के कारण एस्ट्रोजन ब्लीडिंग विड्रॉल होता है, तो लंबे टाइम पे ब्लीडिंग आता है पर बहुत ज्यादा आता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने बोला सिंपल, हम क्या कराएंगे? सीबीसी कराएंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, कोएगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, थायराइड देख लेंगे। अल्ट्रासाउंड ऑलवेज इज रिक्वायर्ड। अगर मैरिड है तो ऑलवेज डू गो फॉर यूएसजी पेल्विस या टीवीएस उसको बोलते हैं, यूएसजी पेल्विस ही कराने की।
USG pelvis has more reliability over abdominal USG. सो USG pelvis ही लिखने का, तो प्रॉपर आपको देखना है तो अच्छा तरीके से काउंट मिलेगा, सब देखने को मिलता है. हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स दूरबीन डाल के यूट्राइन कैविटी की जांच करने का. तो वो जब हमें डाउट लगता है कि कोई पोलिप है, फाइब्रोड है, तो उसे चेक करने के लिए करते हैं. और डीएनसी मोस्टली प्रिफर्ड इन प्री मेनोपोजल एज ग्रुप, उसके पहले हम नहीं करते हैं. जब हमें कैंसर का डाउट लगता है कि इसमें हो सकता है, तो ऐसे केसेस में फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक बोथ पर्पस इट हेल्पफुल. सो ऐसे केसेस में वी ऑलवेज एडवाइज टू गो फॉर डीएनसी. अभी मैंने बहुत बोल लिया, अभी आप लोग बोलिए, बिकॉज मैनेजमेंट में अभी ले सकती हूँ, बट प्रॉपर अच्छे तरीके से कल से स्टार्ट करेंगे. एडोलेसेंट में क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव में क्या करेंगे, पोस्ट मेनोपोजल में क्या करेंगे, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू. और आज मैंने बोला ना कि एक मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी का एक लेक्चर मैं भेजती हूँ मेरा, तो वो भी आप एक बार सुन लेना. ओनली 20 मिनट्स का लेक्चर है वो, तो आपको अच्छा गाइड आएगा कि कैसे चेंजेस होते हैं. यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क. हेलो, नो वन हैव डाउट? ओके, तो क्लोज करती हूँ, कल हम मैनेजमेंट पार्ट लेंगे. ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए. पूछना था कि किसी को पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. डॉक्टर क्रिस्टीना, पूछना है आपको कुछ? हाँ, डॉक्टर क्रिस्टीना, डॉक्टर चांदनी, हैव यू एनी डाउट? हेलो, तो मैं क्लोज करती हूँ. ठीक है, ओके.